हायड्रोजन बॉम्बची भाषा करणारे सकाळी 10 वाजता लवंगी सुद्धा लावू शकले नाही. लवंगी लावण्याचा प्रयत्न केला तर त्यातही हात पोळले आणि म्हणून त्यांची हतबलता घालमेल, माननीय नवाब मलिक साहेबांची हतबलता घालमेल इतकी होती की हायड्रोजन सोडा, त्यांना आता ऑक्सिजनची गरज लागेल की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. मुन्ना यादव, हाजी हैदर, हाजी अराफतचा भाऊ, रियाज भाटी, समीर वानखेडे, ठाणा कन्सिडरेशन, इंटरनॅशनल कॉल, उगाई अशी नावाने असे शब्द आणून खूप मोठं चित्र उभं करण्याचा प्रयत्न जरूर त्यांनी केला, पण तो विफल ठरला. याचं कारण या सगळ्याचा संबंध माननीय देवेंद्र फडणवीसजींशी जोडणं, याचं वर्णन तसंच आहे जसं अकबर बिरबलाच्या गोष्टीमध्ये बिरबलाने जमिनीवर कोळशा ठेवून उंचीवर ठेवलेल्या हंडीतल्या खिचडीने, बिर्याणी आपण म्हणूया, न पिकलेल्या न शिजलेल्या बिर्याणीशी जसा खालच्या जाळाचा संबंध बिरबलाने लावला, तसाच असंबंध लावण्याचा प्रयत्न हा नवाब मलिक साहेबांनी केला, पण त्यात काहीच तथ्य नाही. पुन्हा एकदा सिद्ध झालं, संपूर्ण राज्य सरकारची यंत्रणा 3 पक्ष एकत्र लावून सुद्धा माननीय देवेंद्र फडणवीसांवर चिकटणारा सोरा लागू शकेल असा आरोपही ते खोदून करू शकले नाही. होय, खरंय, मुन्ना यादव, हाजी अराफत, हाजी हैदर हे तिघेही पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत. त्यांना विविध बोर्डावर अध्यक्ष म्हणून बसवलं होतं. यापैकी हाजी अराफत आणि हाजी हैदर यांच्यावर एकही गुन्हा नाही. त्यांची पूर्णपणे चौकशी केल्यानंतरच त्यांच्या नेमणुका कायदेशीर झाल्या होत्या. मुन्ना यादव यांच्यावर एक आरोप आहे, त्याचं स्पष्टीकरण स्वतः मुन्ना यादव करतील. मला माहिती असली तरी यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचं जे कनेक्शन आहे ते स्वतः मुन्ना यादव हे स्वतःच सांगतील, काही वेळात तुमच्या समोर ते येईल. हे सगळं सोडू द्या. गेले 2 वर्ष तर नवाब मलिक साहेब तुमचं सरकार आहे, विशेषतः तुमच्या पक्षाच्या नेत्यांकडे गृहमंत्रीपद आहे. आज ज्यांच्यावर तुम्ही गंभीर आरोप करताय त्या हाजी अराफत आणि हाजी हैदर यांच्यावर गेल्या 2 वर्षात एक साधा अदाखलपात्र गुन्हा नोंद म्हणजे नॉन कॉग्नायझेबल एनसी सुद्धा नोंद करू शकला नाही. असतील तर काही आंदोलनाची दिशेच असतील. आणि म्हणून गुन्हेगारांना राजाश्रय हा धंदा तुमचा. यात कुठलाही गैरकारभार देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात झालेला नाही. ज्या पद्धतीने आरोप केला त्यातलं सत्य तर हे आहे, काहीतरी 14 कोटी वगैरे फिगर त्यांनी सांगितली. त्यात पकडला गेलेला त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे इम्रान आलम शेख हा जो हाजी अराफतचा भाऊ होता तो तर काँग्रेसचा तत्कालीन सचिव होता. जेव्हा त्याच्यावर आरोप झाला, अटक झाला, तेव्हा तो काँग्रेसचा सचिव
आणि आता जेव्हा नवाब मलिक साहेब तुम्ही बोलताय त्यावेळेला तो राष्ट्रवादी काँग्रेसचा कार्यकर्ता आहे आणि त्यामुळे तथ्यहीन बोलणं. हाजी हैदर हे स्वतः सुद्धा प्रेस कॉन्फरन्स घेणार आहेत, पण गेल्या 2 वर्षात बांगलादेश सोडा, मुंबईतल्या कुठल्याही भागामध्ये त्यांनी गुन्हा केल्याची नोंदही नाही. आणि म्हणून सामान्य माणसांना फसवण्याचा, अडकवण्याचा, लटकवण्याचा जो राष्ट्रवादी काँग्रेसचा धंदा आहे, त्या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून आरोप कर आणि पळून जा, असा विफल प्रयत्न नवाब मलिक साहेबांनी केला. आता रियाज भाटीचा उल्लेख त्यांनी केला. आम्ही हे स्पष्ट करू इच्छितो, पंतप्रधान कार्यालय किंवा पंतप्रधान कार्यक्रम याच्याशी रियाज भाटी यांचा काहीही संबंध, संपर्क नाही. आणि फोटोवरनाच संबंध प्रस्थापित करायचे असतील तर मी दाखवणार नव्हतो, पण मग आता हे फोटो सगळे काय दाखवायचे? हा फोटो कोणाबरोबर आहे? हा फोटो कोणाबरोबर आहे? हा फोटो कोणाबरोबर आहे? त्या पलीकडे हा रियाज भाटीचा फोटो कोणाबरोबर आहे? हा रियाज भाटीचा फोटो कोणाबरोबर आहे? यात सुद्धा रियाज भाटी कोणाबरोबर उभा आहे? आणि बर्थडेचे विशेष रियाज भाटींना कोण करत आहे किंवा रियाज भाटी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा कोणाला देत आहेत? मला वाटतं कोणाची नावं बदनाम करण्यासाठी फोटोचा धंदा करू नका. तुम्ही एक बोट दाखवाल, 4 बोट तुमच्याकडे येतील. आणि त्यामुळे माननीय देवेंद्र फडणवीसजींचा रियाज भाटीशी काही संबंध, संपर्क आणि विषय असण्याचं कारणच नाही. किंबहुना क्रिकेटच्या राजकारणात त्याला राजाश्रय कोणी दिलं हे जगजाहीर आहे, पण कुठल्याही मोठ्या नेत्याचं नाव घेऊन सेन्सेशन आणि आरोप करणे आमची प्रथा परंपरा नाही, त्यामुळे आम्ही ते करणार नाही. रियाज भाटी म्हणे गायब आहे. खरं तर रियाज भाटी गायब आहे का त्याला पळवलं गेलंय? आमचा आरोप आहे रियाज भाटीला सुरक्षित स्थळी पळवून ठेवण्याचं काम राष्ट्रवादी काँग्रेसने तर केलं नाही ना. कारण वाझेच्या प्रकरणामध्ये, वाझेच्या वसुली गँगमध्ये जी नावं समोर आली आहेत त्यामध्ये रियाजचं नाव सुद्धा समोर आलेलं आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, रियाज जर कोठडीत आला तर सत्य बाहेर येईल, म्हणून राष्ट्रवादीने तर त्याला पळवलं नाही ना, आमच्या मनात शंका आहे. नवाब मलिक यांच्या बाबत आता आम्हाला खरंच चिंता वाटायला लागलेली. दिवसागणिक त्यांचं मानसिक संतुलन बिघडतंय की काही आशंका आमच्या मनामध्ये आहे. कदाचित हर्बल तंबाखूचा सप्लाय बंद पडला असेल, पण खरंच नवाब मलिकजी, आपण मानसिक स्वतःला पुन्हा एकदा शांत करा. राजकारण आपल्या जागी आहे. जावयाच्या प्रेमापोटी स्वतःचं म्हणणं खरं करण्यासाठी राजकारणाच्या नीच पातळीवर तुम्ही जाऊ नका. एक नवीन स्टँडर्ड राजकारणातल्या नीच पातळीचं वर्णन करायचं झालं तर नवाबी पातळी असं आता करता येईल. आणि या नवाबी पातळीपर्यंत आपण जाऊ नये अशी आमची मनापासून इच्छा आहे. खऱ्या अर्थानं जी नावं समोर आणली जात आहेत आज, काल आणि अगोदर सुद्धा, ते बघितल्यावर एका प्रश्नाचं उत्तर नवाब मलिक साहेबांना द्यावंच लागेल
आणि म्हणून आमचा आरोप आहे, प्रश्न आहे की राज्यातील अल्पसंख्याक नेतृत्व, कार्यकर्ते, समाजातली लोक यांना नेस्तनाभूत करण्याचं काम नवाब मलिक साहेब आपल्याकडून होतंय का? मुंबई आणि महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक नावं वेचून वेचून त्यांची बदनामी करून त्यांना नेस्तनाभूत करावं. आर्यन खान तुमच्यामुळेच अडचणीत आला, आता शाहरुख खान अडचणीत येतोय. शाहरुख खानला अडचणीत आणण्याचं काम नवाब मलिकच करताय. काल परवा त्यांनी प्रेस घेऊन मुंबईचे पालकमंत्री, राज्याचे सन्माननीय मंत्री अस्लम शेख यांचं नाव घसेटून आणलंय. आता स्वपक्षातली लोक संपल्यावर विरोधी पक्षातील हाजी अराफत असो, हाजी हैदर असो, या नवीन नेतृत्वाला ते बदनाम करण्याचं काम करतायत. आणि ज्या 2 SIT चालू आहेत, मी पुन्हा एकदा सांगतो, त्या 2 SIT नंतर अजून एका अल्पसंख्याक मुंबईतल्या नेत्याचं नाव आणण्यासाठीच हा सगळा प्रकार नवाब मलिक करतायत हे स्पष्ट होईल. आणि त्यामुळे हा शुद्ध कट आहे. नवाब मलिक साहेबांनी त्याचं उत्तर द्यावं. अल्पसंख्याक समाजाने त्याचा कॉग्नायझन्स घ्यावा आणि याला राजाश्रय सरकारमधल्या लोकांचा आहे की नाही या अन्य 2 पक्षांनी स्पष्ट करावं. आज तर अजून एक हास्यास्पद विधान त्यांनी केलं. भ्रष्टाचाराची नवीन व्याख्या माननीय नवाब मलिक साहेबांनी घोषित केली. आणि आश्चर्य तर हे आहे, PB सामंत यांच्या रिपोर्टने, जस्टिस PB सामंत यांनी जो रिपोर्ट राज्य सरकारला दिला तो राज्य सरकारने ऍक्सेप्ट केला, मंजूर केला. त्या जस्टिस PB सामंतच्या रिपोर्टने ज्यांना भ्रष्ट, करप्ट ठरवलं ते नवाब मलिक भ्रष्टाचाराची नवीन व्याख्या करताय. ऍक्ट ऑफ कमिशन अँड ऍक्ट ऑफ ओमिशन बोथ अमाउंट्स टू करप्शन. देणारा आणि घेणारा दोघांची संगनमताने भ्रष्टाचार होतो, त्यालाच भ्रष्टाचार म्हणतात. कायद्यात सुस्पष्ट आहे. नवाब मलिक साहेबांनी स्वतःच्या वरिष्ठांपासून स्वतःला वाचवण्यासाठी आज एक नवीनच व्याख्या घोषित केली. तुम्ही पीडित आहात, तुम्ही भ्रष्टाचारी नाहीत. आणि हे सांगणारे स्वतः नवाब मलिक साहेब. तुम्हाला जस्टिस PB सामंत राज्य सरकारने ज्याला मंजुरी दिली त्या अहवालानुसार तुम्हालाच भ्रष्ट घोषित केलेला आहे. असो, खरंच आम्हाला तुमची चिंता आहे. मानसिक संतुलन नीट ठेवा. पुन्हा येऊन आमचा सवाल तोच आहे. सरदार शाह वली खान 93च्या बॉम्बस्फोटातील प्रमुख आरोपी नाही, शिक्षापात्र गुन्हेगार. त्यावरचे आरोप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आणि महानगरपालिकेच्या इमारतीमध्ये रेकी करून बॉम्ब कुठे ठेवायचा त्याची योजना, टायगर मेमन बरोबर ट्रेनिंग, स्वतः RDX गाडीत भरण्याचं पाप, गुन्हा ज्यावर सिद्ध झाला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ज्याची जन्मठेप ही त्या अर्थाने पुन्हा एकदा मान्याने सिद्ध केली. तो सरदार शाह वली खान 93 पासून आतापर्यंत जेलमध्ये आहे. आमचा सवाल आहे नवाब मलिक साहेबांना, जो 93 पासून आतापर्यंत जेलमध्ये आहे 2021 पर्यंत, त्याच्याशी 2005 मध्ये तुम्ही व्यवहार कसा केला? तुम्ही जेलमध्ये विशेष परवानगी घेऊन गेलात का त्याला कुठून तरी जेलमधून विशेष परवानगीतनं तुम्ही बाहेर काढलं? त्याची आणि मिसेस प्लंबर आणि अजून त्या एक महिला आहेत मालकीन,
त्यांची भेट जेलमध्ये तुम्ही करून दिली का जेलमधनं बाहेर त्यांना काढून त्यांची भेट करून दिली? जो आरोपी 93 पासून जेलमध्ये आहे त्याच्याशी 2005 ला हस्ताक्षर घेऊन तुम्ही हा नवीन प्रकारचा व्यवहार कसा केला? गुन्हेगारांशी आर्थिक व्यवहार करून हात मिळवणी करण्यासाठी तुमचं मास्टर माइंड दुसरं कोणी होतं का? या जागेच्या 7/12 जो 93 पासून जेलमध्ये आहे त्याचं नाव कसं चढलं? ते चढवण्यामध्ये तत्कालीन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारमधल्या मंत्र्यांचा हात होता का? जी मालमत्ता खऱ्या अर्थाने ताडातील गुन्हेगार म्हणून सरकारकडे जप्त व्हायला पाहिजे होती ती तुमच्याकडे वळवण्यात तुम्हाला यश कसं आलं? या प्रश्नांचं उत्तर नवाब मलिक साहेब आपण द्यावंच लागेल. पुन्हा एकदा मी रिपीट करतोय, मुंबई शहरामध्ये भाडेकरू आजही बिल फिराई करण्यासाठी, म्हणजे एकाने भाडेकरूकडून जागा विकत घेऊन दुसऱ्याने भाडेकरू म्हणून आत जायचं असेल तर त्यासाठीही झालेल्या व्यवहाराच्या किमतीच्या 33% एवढी रक्कम मागितली जाते. त्या ठिकाणी एका भाडेकरूला नवाब मलिक साहेबांना ते 5 दुकानाचे मालक असताना अख्ख्या इमारतीचे मालक व्यवहाराच्या 33% नाही, रेडी रेकनरच्या 10% मालक कसे होतात? यात काळा पैशाचा व्यवहार झालाय का? गुमान याची उत्तर द्या. विषयांतर करण्याचा प्रयत्न केला तरी या मूळ विषयापासून जनता भटकणार नाही. मोहम्मद सलीम पटेल, दाऊदची बहीण हसीना पारकरचा हस्तक 2005 ला आणि त्यापूर्वी सुद्धा त्याच्यावर गुन्हे होते अशी माहिती आहे. मग ज्याच्यावर आरोप आणि गुन्हे होते 2007 ला नंतर जो अटक झाला त्याला फायदा मिळेल असा त्याच्याशी व्यवहार करण्याच्या मागे तुमची कल्पना होती का दाऊदची कल्पना होती? याचं उत्तर सुद्धा तुम्ही दिलं पाहिजे. मला असं वाटतं मूळ विषयावर पुन्हा एकदा राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण याला संपवण्याचं काम कैलासवासी माननीय गोपीनाथ मुंडेजींनी केलं. त्याला गाडण्याचं काम देवेंद्र फडणवीसांनी केलं. आज पुन्हा एकदा मुंबई आणि महाराष्ट्रात दाऊद आणि दाऊदची कंपनी नावाचं भूत हे पुन्हा डोकं वर करू पाहत आहे. आणि म्हणून पुन्हा एकदा मी शिवसेनेच्या नेतृत्वाला चेतावणी वजा विनंती करतोय, याच्यात राजकीय हेतू बघू नका. तुमचं आमचं जमलं नाही, ठीक, जाऊ द्या. तुम्ही आमच्या पाठीत खंजीर खुपसून दुसऱ्या बरोबर सत्ता स्थापन केली, आम्हाला यावरही काही म्हणायचं नाही. तुम्ही हिंदुत्व सोडून दुसऱ्या रस्त्याला गेलात याच्यावर मी भाष्य करत नाही. पण अजूनही देशहित आणि देशभक्ती याबद्दल तुमच्या भावना योग्य आणि चांगल्याच आहेत, हा आमचा विश्वास आहे. म्हणून राजकीय गणित बाजूला सोडू, पण तुमच्या सरकारच्या काळात एक मंत्री 93च्या बॉम्बस्फोटातल्या आरोपीशी आर्थिक व्यवहार करतो आणि त्याचं स्पष्टीकरण तर सोडाच, कबुली जबाब देतोय. त्यानंतर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी यावर कारवाई करणं आणि चौकशी करणं अभिप्रेत आहे आणि ती तुम्ही कराल ही आमची अपेक्षा आहे. आज जो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते थे वो लवंगी फटाका भी नहीं लगा पाए. वो लवंगी फटाका लगाने का भी उन्होंने प्रयास किया तो हाथ उनके जल गए.
इस प्रकार का चित्र सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मंत्री नवाब मलिक जी का था। बात तो आप हाइड्रोजन की कर रहे थे, लेकिन माननीय नवाब जी, आपका चेहरा देखकर शायद अब आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इस प्रकार का आपका चेहरा भी दिखाई दे रहा था। मुन्ना यादव, हाजी हैदर, हाजी अराफत का भाई समीर वानखेड़े, रियाज भाटी, इंटरनेशनल कॉल, उगाई, थाना में सेटलमेंट, ये सभी जो आरोप करके आपने एक वातावरण निर्माण करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन वो असफल रहा, क्योंकि इन सभी चीजों का और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का कोई भी संबंध आप ना दिखा पाए, ना उसका पुरावा दे पाए, ना उसका कोई संबंध है। जिस प्रकार के आरोप आपने किए, जिन व्यक्तियों का नाम आपने लिया, जिन घटनाओं के प्रति आपने इंगित किया, उसका और देवेंद्र जी का संबंध लगाने का प्रयास, यानी अकबर बिरबल के कहानी में बिरबल नीचे अग्नि और ऊपर हांडी में बिरयानी, वैसे तो खिचड़ी होती है लेकिन नवाब साहब के लिए बिरयानी पकाने का जो असफल प्रयास था, उस प्रकार का ही वर्णन बिरबल के बिरयानी का किया जा सकता है, उस प्रकार का है। हाजी हैदर, हाजी अराफत और मुन्ना यादव, हाँ, ये हमारे कार्यकर्ता है। इनको अलग अलग बोर्ड का चेयरमैनशिप मिला, उसके पहले की सभी कानूनन प्रक्रिया पूरा करके मिला। हाजी हैदर और हाजी अराफत पर कोई गंभीर गुनाह भी नहीं है, और मुन्ना यादव पर जो आरोप है उसकी स्पष्टता स्वयं मुन्ना यादव करेंगे, क्योंकि उसमें भी एनसीपी का कनेक्शन है। और इसके कारण आंदोलन छोड़कर कभी भी कोई गुनाह न करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी ने पद दिया। जहां तक बात हाजी अराफत के भाई का नाम उन्होंने लिया, इमरान आलम शेख, और जिसको लेकर 14 करोड़ का आरोप उन्होंने किया, वैसे तो 14 करोड़ है नहीं, जाली नोटों का लेकर, वो जाली नोटों के प्रकरण में आरोपी जो इमरान शेख है, वो तभी कांग्रेस का मुंबई का सेक्रेटरी इस पद पर काम कर रहा था, उसको अरेस्ट हुआ। और आज जब नवाब मलिक साहब आरोप कर रहे हैं, तब इमरान आलम शेख के राष्ट्रवादी कांग्रेस का कार्यकर्ता इस नाते से घूम रहा है। तो डीआरआई ने तब जो एक्शन ली वो भी सही थी, और उसको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देने का काम तब कांग्रेस ने किया था, और आज राष्ट्रवादी कांग्रेस उसको कर रही है। हाजी हैदर का बांग्लादेशी कनेक्शन तो छोड़ दीजिए, बंगाल भी नहीं और मुंबई में किसी इलाके में भी उनके ऊपर एनसी भी नहीं है, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस भी नहीं है। वैसे हाजी हैदर स्वयं और हाजी अराफत स्वयं कुछ देर बाद इसके बारे में नवाब मलिक जी को मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। जहां तक रियाज भाटी का फोटो और उसका आरोप उन्होंने किया, उस पर हम स्पष्ट करना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय या माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, इससे रियाज भाटी का ना कोई संबंध है, ना कोई संपर्क है। और इसके लिए ही शायद स्वयं नवाब मलिक जी ने कहा कि हम आरोप लगाना नहीं चाहते। और फोटो दिखाने की अगर बात है तो ऐसे कितने फोटो दिखाए जा सकते हैं। इस फोटो में रियाज भाटी किसके साथ खड़े हैं आप स्वयं देख सकते हैं। इस फोटो में वो रियाज भाटी राज्य के कौन से मंत्री के साथ खड़े हैं
जनता उससे जानकारी रखती है। इस फोटो में जन्मदिन की शुभकामनाएं कौन किसको दे रहा है, ये फोटो स्वयं स्पष्ट बताता है। इस फोटो में रियाज भाटी किसके साथ आनंद उठा रहे हैं, आप स्वयं इसको देख सकते हैं। कौन से खेल में कौन सा नेता साथ में चाहिए, ये रियाज भाटी ने स्वयं इस फोटो को उजागर करके दिखा दिया है। और कौन किसको क्या गिफ्ट दे रहा है, रियाज भाटी का यह फोटो स्वयं स्पष्ट है। लेकिन जाने दो, किसी भी बड़े नेता के साथ किसी ने फोटो निकाला तो उस नेता को बेवजह कंट्रोवर्सी में लाना यह भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है। और इसके लिए फोटो स्वयं है। हम किसी के ऊपर आलोचना करने के पहले इससे खुद फोटो लेने वाले बचे, इस प्रकार की बात कहते हैं। जहां तक रियाज भाटी गायब हुआ है उस बारे में उन्होंने कहा, माननीय नवाब मलिक जी ने, इसके ऊपर हमारा गंभीर आरोप है। रियाज भाटी गायब हुआ है या रियाज भाटी को बचाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस रियाज भाटी को कस्टडी में लाने से बचा रही है और गायब कर रही है, हमारा आरोप है। क्योंकि जो बातें सामने आई है इसमें रियाज भाटी का नाम, जो पुलिस अधिकारी वाजे वसूली करता था उसके एजेंटों के नाम आए, उसमें आया है। और इसके लिए रियाज भाटी अगर मुंबई पुलिस या केंद्रीय यंत्रणाओं के सामने आएगा तो वसूली के और प्रकरण खुल जाएंगे। और इसके लिए रियाज भाटी को गायब करने का काम तो राष्ट्रवादी कांग्रेस ने नहीं किया है ना, ये हमारा आरोप उनके ऊपर है। एक बड़ी संगीन साजिश नवाब मलिक जी अल्पसंख्यक समुदाय के नेता, कार्यकर्ता या समाज के सम्माननीय लोगों पर कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज के ही लोगों को बदनाम करो, नेस्तनाबूद करो, उनको रफा दफा करो, इसकी रोज कड़ी नवाब मलिक जी कर रहे हैं। आर्यन खान तकलीफ में आया नवाब मलिक जी के कारण। अभी शाहरुख खान को तकलीफ में लाने का काम रोज उठकर नवाब मलिक जी कर रहे हैं, सच सामने आएगा। कल परसों महाराष्ट्र के एक सम्मानीय मंत्री असलम शेख का नाम भी घिसट कर लाने का काम नवाब मलिक जी ने किया। स्वपक्ष के लोग कम पड़े, इसके लिए अभी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पक्ष के हाजी अराफत और हाजी हैदर को बदनाम करने का काम नवाब मलिक जी कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज इसकी जानकारी ले और अल्पसंख्यक समाज को बदनाम करने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस और नवाब मलिक कर रहे हैं। आज तो और एक बचकानी बात माननीय नवाब मलिक जी ने की और करप्शन की नई डेफिनेशन और व्याख्या उन्होंने बताई। अच्छा, ये व्याख्या कौन बता रहे हैं, डेफिनेशन कौन बता रहे हैं? जस्टिस पीबी सामंत के कमीशन के रिपोर्ट ने, जो रिपोर्ट तत्कालीन सरकार ने मान्य कर लिया, उसमें माननीय नवाब मलिक जी को स्वयं भ्रष्ट और करप्ट घोषित किया गया। वो नवाब मलिक जी नई व्याख्या बना रहे हैं। एक्ट ऑफ कमीशन और एक्ट ऑफ ओमिशन बोथ इज अ करप्शन, जस्टिस पीबी सामंत का रिपोर्ट कहता है। देने वाला और लेने वाला दोनों ही करप्शन को बढ़ाने वाले हैं, ये खुलेआम सुस्पष्ट डेफिनेशन में है। बावजूद उसके गोसावी के प्रकरण में वो नई डेफिनेशन पैदा करके शाहरुख खान को तकलीफ में लाने का काम कर रहे हैं। इस नए डेफिनेशन के साथ आगे बढ़कर कोई एक नया कानून का पुस्तक नवाब मलिक जी ने लिखे, ये हमारी चिंता है। रोज का उनका बदलता चेहरा देखकर हमें सच्ची में लग रहा है कि कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन नवाब मलिक जी खो न दे,
और अपना उस बारे में चिंता हम जाहिर कर रहे हैं। जहां तक फिर मूल विषय पर हम आना चाहते हैं कि ये सरदार शाह वली खान जो 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी सिद्ध हो चुका है, उसके ऊपर आरोप थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बीएमसी के बिल्डिंग में रेकी कर बम कैसे लगाया जा सकता है। टाइगर मेमन के साथ जिसने ट्रेनिंग लेकर इस प्रकार का बड़ा गुनाह भारत के खिलाफ किया, ऐसा आरोप सिद्ध हो चुका है। और आरडीएक्स जिसने स्वयं अलग अलग व्हीकल्स में लोड किया, यह आरोप सिद्ध हो चुका। उस सरदार शाह वली खान से नवाब मलिक साहब आपका क्या संबंध, हमारा पहला आरोप है। उसकी प्रॉपर्टी खरीदने का आर्थिक व्यवहार वो 1993 से आज 2021 तक जेल में है, तो भी 2005 में आपने उससे आर्थिक व्यवहार क्यों किया, कैसे किया, क्या उसके पीछे का हेतु था, वो आप स्पष्ट करें। जो 1993 से 2005 तक जेल में है, उससे एग्रीमेंट करने नवाब मलिक साहब आप जेल में गए या उसको जेल से इलीगली बाहर लाया, इसकी भी जानकारी आप जनता को दें। उससे आर्थिक व्यवहार जिस अकाउंट पर किया, जेलों में बैठकर बॉम्ब ब्लास्ट के केस में जो आरोपी सिद्ध है, उसने उस पैसे से और गुनाह किया क्या? नवाब मलिक जी, आपको उसकी जानकारी है, आप उसके बारे में जानकारी दें। जो दूसरा आरोपी है मोहम्मद सलीम पटेल, जो दाऊद की बहन हसीना पारकर का फ्रंटमैन, ड्राइवर, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है। 2005 के पहले अलग अलग गुनाह पे उसके आरोप तो और इंक्वायरी तो चली रही थी। 2007 में बाद में अरेस्ट भी हुआ। उससे आपने आर्थिक व्यवहार जानबूझकर क्यों किया? सलीम पटेल आपको पहले से जानता था क्या? और जो पैसा आपने सलीम पटेल को दिया, उसमें ब्लैक मनी का भी एक्सचेंज हुआ है क्या? आरोपों का जवाब नवाब मलिक जी आपको देना पड़ेगा। आगे चलकर उसी ब्लैक मनी से जो मोहम्मद सलीम पटेल या सरदार शाह वली खान, इनसे शायद आपने किया, और वही पैसा और आगे चलकर जो अलग अलग बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसमें तो यूज नहीं हुआ ना। सवाल का जवाब आपको उससे देना पड़ेगा। इस प्रकार से सरदार शाह वली खान जो वॉचमैन था, उसने 7/12 पर नाम लाया, ओनरशिप का डॉक्यूमेंट पैदा किया जेल में रहकर। उसके लिए तत्कालीन कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सरकार ने या उनके मंत्रियों ने सरदार शाह वली को मदद की थी क्या? उसका उत्तर भी नवाब मलिक जी आपको देना पड़ेगा। और इसके लिए मामला संगीन है, गहरा है। इस मामले से नवाब मलिक आप खुद को बचा नहीं सकते। आपने स्वयं कल भी और आज भी कबूल 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 ये कहकर कबूलीनामा दिया है। अब हमारी विनती वापिस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसेना के सुप्रीमो से है, ठीक है, आपका और हमारा नहीं जमा, छोड़ दो। ये बात भी सच है कि आपने हमसे धोखा कर दूसरे के साथ सरकार बनाई। आज वो विषय हम छोड़ देते हैं। शिवसेना ने हिंदुत्व को छोड़ दिया, आज उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन हमें मानते हैं आज भी आप देशभक्तों की टोली है। राजनीतिक हमारा नहीं जमेगा, बाजू में रख दो। लेकिन फिर एक बार मुंबई और महाराष्ट्र में दाऊद और दाऊद की गैंग को प्रोटेक्शन देने वाले सरेआम बोल रहे हैं और फिर एक बार अपना सर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मुंबई और महाराष्ट्र के हित के लिए तो अब नवाब मलिक जी के प्रकरण में एफआईआर दाखिल करके इंक्वायरी करना आपका काम बनता है। आप ये करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।
धन्यवाद. सत्य समोर आहे. गुजरातमध्ये जिथे हेरोईन पकडलं ते सुद्धा DRIने कारवाई केली. ती काही नवाबी पोलिसांनी कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे मामला दडपण्याचा प्रश्नच नाही. उलट त्यानंतर NIAला ती इन्क्वायरी दिली. आणि म्हणून ड्रग्सच्या मुळाशी जाण्याची लढाई ही भाजपची. ड्रग पेडलर, ड्रग सप्लायर, ड्रग कन्झ्युमर, ड्रग व्यावसायिक यांना प्रोटेक्ट करून भूमिका मांडण्याची भूमिका नवाब मलिकांची. राहता राहिला नोटबंदीच्या काळात चुकीच्या जाली नोटांचं प्रकरण. ऑक्टोबर 2017 मध्ये सुद्धा मुंबईत कारवाई केली DRIने. ज्याने कारवाई केली त्याच्यावर प्रश्न उपस्थित करून ती केस वीक करण्याचा प्रयत्न करण्याचं काम नवाब मलिकांचं. आणि म्हणून जाली बोगस नोटा ते ड्रग्स यांचे आका म्हणजे नवाब मलिक यांचा पक्ष. आणि या सगळ्यावर कारवाई म्हणजे भारतीय जनता पक्ष. हे स्पष्ट आणि समोर आहे. आम्ही टप्प्याटप्प्याने पुढे जाऊ. हे प्रकरण आमच्यासाठी केवळ राजकीय स्वार्थ किंवा हेतू सिद्ध करणारं नाही. ही प्रकरणं देशाला, मुंबईला, महाराष्ट्राला गंभीर गुन्हा आणि गुन्ह्याचं वळण यापासून वाचवण्यासाठी आहे. आणि म्हणून आज तर आम्ही विनंती महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडेच केली आहे. बॉम्ब ब्लास्ट मधल्या आरोपींशी आर्थिक व्यवहार करणारे स्वतः कबुली देऊन तुमच्या मंत्रिमंडळात आहेत. तुम्ही आमचा भरोसा आहे. या प्रकरणाची चौकशी कराल. विविध एजन्सी ज्याचा उल्लेख तुम्ही करताय ते आपलं काम कायदेशीररित्या योग्य टप्प्यात करतील. आमची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. धन्यवाद. उनका ये कहना है कि ये लोग अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं, यानी कि ताल्लुकात थे, जिनको आपने पद दिया, किसी भी तरह से उनका संबंध था. जिस वक्त हाजी अराफात के भाई का दिन का है जाली नोट मामले में, उनको बाद में पार्टी में लेकर इस पूरे मामले को एक तरह से लीवापोती करने का प्रयास किया. उसका जवाब मैंने दिया, वापस देता हूं. हाजी हैदर, मुन्ना यादव, हाजी अराफत, इनका कोई भी उनके ऊपर केस नहीं है, तो अंडरवर्ल्ड के संबंध का विषय नहीं बनता. जहां तक हाजी अराफत के भाई का सवाल है, तो वो तभी भी कांग्रेस का सचिव था, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस का कार्यकर्ता है. 2 साल हुए आपकी सरकार आकर, उसके भाई पर आपने केस नहीं रजिस्टर किया. तो इस गंभीर मामले को बचाने का काम कांग्रेस और राष्ट्रवादी कर रही है. और जहां तक इंक्वायरी की बात है, 2 साल में एक एनसीबी आपने उसके ऊपर नहीं की. आज खुद को बचाने के लिए एक प्रकार से कल्पोकल्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरफ बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रवादी के नेता हेलुसिनेशन में जा रहे हैं. और उस हेलुसिनेशन की बीमारी के कारण कोई भी लिंक बिठाने का विफल प्रयास उन्होंने किया है. इसमें 1% भी सच नहीं है. तो उन्होंने इस केस के बारे में एक लिंक जोड़ा है, कहा ये एज ए कोइंसिडेंस है या कैसे है, इस पर सवाल उठाया कि उस केस के भी उस पर विचार समीर वानखेड़े ही थे. आपने सही कहा. समीर वानखेड़े अगर एयरपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी बचाकर कोई जाता है, उसको अरेस्ट करते हैं, आपको तकलीफ है. समीर वानखेड़े ड्रग्स के मामले की केसेस दाखिल करते हैं, नवाब मलिक जी को तकलीफ है. समीर वानखेड़े अगर बोगस नोट्स वाले किसी को पकड़ते हैं, नवाब मलिक जी सवाल उठाते हैं. खैर, समीर वानखेड़े के कैरेक्टर को सर्टिफिकेट देना ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं. अगर समीर वानखेड़े के ऊपर सच्ची में गंभीर आरोप और उसकी जानकारी नवाब मलिक जी है और उनके पास है, तो उसकी कानूनन प्रक्रिया नवाब मलिक जी करे. या तो उनके वरिष्ठ अधिकारों को उनकी जानकारी दे, या तो ऑन एफिडेविट वो कोर्ट में जाकर दे, या उनकी सरकार है तो कानूनन उसका
जो अगला कदम है वो करे। और इसके लिए हमारी जो लड़ाई जाली नोटों के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है, उसको कमकुत करने का काम नवाब मलिक जी आपका प्रयास सफल नहीं होगा। और जहां तक योगायोग की बात है तो ये भी एक योगायोग है कि वहां नवाब मलिक जी जहां प्रॉपर्टी लेते हैं उस प्रॉपर्टी का वॉचमैन या बॉम्बलास्ट का आरोपी होता है। नवाब मलिक जहां पर प्रॉपर्टी मालिकियत लेते हैं उसका एजेंट हसीना पारकर का भाई होता है। प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रवादी के नेता है तो वो जो प्रॉपर्टी लेते हैं वहां का टेनेंट इकबाल मिर्ची होता है। गंभीर तो योगायोग ये है। धन्यवाद। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे